अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम में पीपल्स पार्टी ना सही लेकिन अपनी अपनी जगह हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए अपोजिशन की सभी जमातों ने कमर कस ली है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकलेगी तो पीडीएम 23 मार्च का ऐलान कर चुकी है, जबकि हुकूमत ने भी इन्हें रोकने के लिए सड़कें नापना शुरू कर दी हैं। अब आइंदा चंद महीनों की जो सियासत है इसमें एक थ्रिल नज़र आ रहा है और आइंदा दिनों की तरफ वज़ीर आज़म जो है ये ख़ुद भी इशारा दे चुके हैं कि आइंदा जो 3 महीने हैं ये मुल्की सियासत में बहुत अहम है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के 22 अरकान उनसे राब्ते में हैं। क्या ये वही अरकान है जिनके राब्तों की वजह से अपोजिशन ये दावे कर रही है कि हुकूमत की बहुत जल्द छुट्टी होने वाली है? यहाँ सवाल एक और भी पैदा होता है कि अगर ये अपोजिशन हुकूमत का खात्मा करना चाहती है, घर भेजना चाहती है, जो पिछले 3.5 सालों से ये दावा कर रही है अपोजिशन, तो ये हुकूमत का खात्मा कैसे होगा? अब बज़ाहिर तो इसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि मौजूदा हुकूमत को ज़बरदस्ती घर भेज दिया जाए, जिसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती और वैसे भी हुकूमती हलकों का ये दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। हुकूमत गिराने की दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वज़ीर आज़म खुद अपनी हुकूमत को ख़त्म कर दें। ये भी बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि वो अपनी हुकूमत और तरक्की को लेकर ख़ास से पुरएतमाद नज़र आते हैं और अभी भी करप्ट अपोजिशन के ख़िलाफ़ बकौल उनके जो करप्ट अपोजिशन है उसके ख़िलाफ़ ये जंग जारी रखना चाहते हैं वो। और तीसरी और आखिरी सूरत में हुकूमत का गिरना सिर्फ तभी मुमकिन है कि ईवान में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, नंबर पूरे करके मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जाए और अक्सरियती पार्टी जो हो फिर वो नई हुकूमत बना ले। अब तहरीक अदम एतमाद की बात हो तो वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही 6 मार्च 2021 को अपने लिए एतमाद का वोट ले चुके हैं, जबकि अपोजिशन ईवान के अंदर के इत्तेहाद को लेकर इतनी पुरएतमाद भी नहीं, क्योंकि ना तो ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास होने से रुकवा सके हैं, ना ही सेनेट इंतखाबात में इत्तेहाद और एतमाद शो करा सके हैं, और ना ही मिनी बजट रोक सके हैं, और ना ही स्टेट बैंक तरमीमी बिल को नेशनल असम्बली से पास होने से ये अपोजिशन रुकवा सकी है। तो फिर ऐसे में अपोजिशन जमातों की हुकूमत को छुट्टी कराने के जो दावे हैं और फिर नून लीग के 22 हुकूमत के 22 हुकूमती अरकान के साथ जो नून लीग के राब्ते हैं, फिर इसकी हकीकत है क्या? क्योंकि अमली तौर पर अपोजिशन ना तो मुत्तहिद नज़र आती है और ना ही एक दूसरे पर एतमाद करती नज़र आती है। फिर ऐसे में हुकूमत इत्तेहादियों को तोड़ना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। तो फिर सवाल एक ही बनता है, हुकूमत की छुट्टी होगी कैसे, किस फार्मूले के तहत होगी? ऐसा आखिर अपोजिशन क्या करेगी? पीपल्स पार्टी क्या करेगी 27 फरवरी को निकलकर, और पीडीएम 23 मार्च को निकलकर इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करेगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बड़ा सादा सा सवाल, मकसद क्या है आप लोगों के इस एहतजाज का? पीपल्स पार्टी भी निकल रही है, पीडीएम भी निकल रही है, शेख रशीद कह रहे हैं पहले इस्तीफ़ों का कहा, उससे आप लोग भाग गए, अदम एतमाद के नंबर्स पूरे करने की सक्कत नहीं है आप लोगों में, आप लोग आएँ अपना सा मुँह लेकर वापस चले जाएँ, ये शेख रशीद कह रहे हैं। मिलना आप लोगों को कुछ नहीं है, जलीलो ख्वार होंगे आप लोग। मकसद क्या है आप लोगों का? देखिए मोहतरमा, पार्लिमानी सियासत को समझने की ज़रूरत होती है। पार्लिमानी सियासत के असरात ऐवान के अंदर होते हैं, उन असरात को आप ऐवान के बाहर अपनी एक्टिविटीज़ से जन्म देते हैं। तो जो एहतजाज होता है, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों, वो एक पब्लिक ओपिनियन की मोबिलाइजेशन होती है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम की क्या तकलीफ़ है, उनकी तकलीफ़ के साथ कैसे इज़हार यकजहती किया जा सकता है, उनकी तकलीफ़ की वजूहात क्या हैं, उनकी तकलीफ़ के हल क्या हैं, ये बात की जाती है। इसका एक बड़ा स्टेप लॉन्ग मार्च होता है, जब एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर इस बात का इजहार करते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम तकलीफ़ में है, इसका कोई हल नहीं है और अब हमें एक हल तलाश करने की ज़रूरत है, और वो हल आज के दिन में सिर्फ एक नए इलेक्शन में है। तो ये होती है पार्लिमानी सियासत। इसके असरात हाउस पर होते हैं। हाउस में इस वक्त 162 मेंबरान अपोजिशन के साथ हैं, 180 मेंबरान जो हैं ये हुकूमत के साथ हैं। तो ये 10 मेंबरान का फ़र्क है, क्योंकि अदम एतमाद ही वो वाहिद तरीका है अपोजिशन के पास
जिससे वो हुकूमत बदल सकते हैं। तो अदम एतमाद के लिए 172 मेंबरान आपने असेंबली के अंदर मौजूद होने चाहिए और वो मोशन के हक में वोट दें, इससे तब्दीली आती है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस अदम एतमाद के हदफ को हासिल करने के लिए होती हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा है, मैं पिछले 4-6 महीने से जो ये मामले चल रहे हैं, कम से कम 22 अरकान PTI के ऐसे हैं जो अपनी जमात के साथ वो समझते हैं कि हमारी सियासत इस जमात के टिकट पर नहीं हो सकती, हम इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते, या वो इख्तलाफ रखते हैं अपनी जमात की पॉलिसी से, वो इख्तलाफ रखते हैं अपनी जमात की नाकामियों से। इसलिए आज वो सब चाहते हैं कि एक ऐसा रास्ता हो जिससे इस मुल्क के अवाम को फिर एक दफ़ा अपनी इजहार राय का मौका मिल सके। तो 22 लोगों के साथ PDM भी कोशिश कर रही है। फिर तो 22 लोगों के साथ अदम एतमाद बड़ी इजीली कामयाब हो सकती है। ऑपोजिशन अगर मिल भी जाए, ज़ाहिर है इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी, इत्तेहादी अगर नहीं भी मिलते तो 22 लोग तो बड़ा आसान हल है आप लोगों के पास। जी बिल्कुल आसान है और आसान नहीं भी है। ये जो इसी के लिए कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी भी और PDM भी। पार्लियामान के अंदर अपोजिशन इकट्ठी है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पार्लियामानी सियासत क्या होती है। सिर्फ जो इसमें मसला है वो हमारे मुल्क में जो गैर आइनी मुदाखलत सियासत में होती है, आज एक मसनूई बैसाखियों पर यह हुकूमत कायम है। जिस दिन वो बैसाखियाँ हटेंगी, जिस दिन इन मेंबरान पर दबाव हटेगा, जिस दिन इत्तेहादी आप गिन लें तो 12 के करीब तो इत्तेहादी हैं, अगर वही हुकूमत से हट जाए तो हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो जाती है। तो ये एक बड़ी मसनूई सी हुकूमत है और इसमें चले इलेक्शन चोरी हुए, हुकूमत बन गई, इस मुल्क पर ये जो एक अजाब नाजिल हुआ, अब पूरा मुल्क तंग है। कोई भी मुल्क के अंदर ऐसा 22 अरकान शख्स नहीं है, कोई ऐसा सूबा नहीं है, ऐसा इलाका नहीं है, ऐसा इदारा नहीं है जो इस हुकूमत से तंग ना हो। सही, शायद इसलिए आज तब्दीली हुकूमत में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मसनूई बैसाखियां हटानी पड़ेंगी। सही। 22 लोग जो अरकान जो हुकूमती आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, क्या इसमें वुज़रा भी शामिल हैं? और इन 22 लोगों से क्या अदम एतमाद के हवाले से बात हुई? क्या वो बिल्कुल तैयार हैं आप लोगों के साथ चलने में? अगर वो वाकई इस हुकूमत से जान छुड़वाना चाहते हैं, बकौल आपके कि वो लोग समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में उनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो जो डूबती कश्ती है ज़ाहिर है वो चाहेंगे फिर हम इससे निकल जाएं, हम क्यों साथ डूबे अगर ये हुकूमत डूब रही है, तो वो तैयार है अदम एतमाद में आप लोगों के साथ चलने के लिए? जी बिल्कुल, वो अदम एतमाद में से उनकी एक बड़ी अक्सरियत तैयार हो सकती है। मैं तो राब्ते की बात कर रहा हूँ कि जो लोग खुद राब्ता करते हैं, जो खुद बात करते हैं कि भाई हमारी हुकूमत तो नाकाम हो गई है, जो तवक्कुआत अवाम ने हमसे लगाई थी वो पूरी क्या हुई, बल्कि अवाम के हर मसले पर परेशान है। इसलिए वो एक बेस मौजूद है अब पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद का, जो लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जिस मुल्क का निज़ाम ही आइन के मुताबिक ना हो, वहाँ पर एक आइनी अमल को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो वजीर भी उनमें कुछ शामिल हैं, उन 22 लोगों में? इनमें कम से कम जिन लोगों से ये 22 तो मेरी बात हुई है, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इनके अंदर कोई वजीर नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं जो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में हैं, जमातों से राब्ते में हैं, उनके अंदर वज़रा भी शामिल हैं। सही। जो आपका 2 दिन पहले PDM का सरबराही इजलास हुआ, उसमें अदम एतमाद पर खुलकर क्यों बात नहीं हुई? उसमें तो सिर्फ 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा, ज़रूर होगा, वक्त तब्दील नहीं होगा, डेट तब्दील नहीं होगी। अदम एतमाद के हवाले से उस दिन कोई बात नहीं की मौलाना साहब ने? जी, अदम एतमाद के बारे में कभी भी बात नहीं की जाती, अदम एतमाद किया जाता है। अदम एतमाद को आखिरी वक्त तक खुफिया रखना पड़ता है। ये उसकी एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि जब आप नंबर इकट्ठे कर लें, फिर आप एक मोशन मूव करते हैं, वहाँ पर नाम सामने आ जाते हैं, बल्कि उस दिन भी नहीं आते, उस दिन भी आप चंद मेंबर से मोशन मूव करवाते हैं, फिर जब वोटिंग होती है आखिरी दिन, उस वक्त जाके ये सारा मामला यहाँ होता है। तो ये मुमकिन नहीं होता कि मैं कह दूँ जी मैंने 5 अक्टूबर या 5 फरवरी को अदम एतमाद करना है या 10 मार्च को करना है। ये मामलात अपने वक्त पर किए जाते हैं।
सही, 4 महीने के बाद तो वैसे भी शायद साहब इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, आधे से ज़्यादा वक्त इस हुकूमत का गुजर चुका है, तो अब इतनी क्या जल्दी है? क्यों आप लोग इस हुकूमत को सियासी शहीद बनने का मौका दे रहे हैं, ताकि कल को जब वो अवाम की अदालत में जाएं उन्हें तो ये कहने का बड़ा मौका मिलेगा भाई हम तो काम करना चाहते थे, इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। देखिए, जिस तेज़ी से आज पाकिस्तान हर शोबे में ज़वाल पजीर है, जो तबाही हर शोबे में पाकिस्तान की हो चुकी है, आप ये देख लें कि आज 140 नंबर है हमारा करप्शन के अंदर दुनिया में। 180 ममालिक में से हम करप्शन में 140 नंबर पर हैं। पिछले साल हम 124 नंबर पर थे। मैंने पूरा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिकॉर्ड चेक किया है, किसी मुल्क का भी नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा एक साल में नहीं गिरा। पाकिस्तान का 16 गिर चुका है। आज इस हुकूमत के 3.5 साल हुए हैं, ये नंबर 117 से 140 पे आया है। 23 पोजीशंस हम गिर चुके हैं। तो आज करप्शन, लेकिन करप्शन तो उन्हें आज भी आप लोगों में नजर आती है, पीपल्स पार्टी में नजर आती है या शरीफ खानदान में करप्शन नजर आती है? करप्शन उसके बावजूद भी आज भी आप लोगों में ही हुकूमत को नजर आती है। जी, क्योंकि इसका आप रोज जिक्र करते हैं ना, पकड़ लेना। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप 3.5 साल में आपको कुछ नहीं मिला तो कब आपको मिलेगा? ये नैरेटिव क्रिएट करना मीडिया के जरिए मुख्तलिफ हवाले देकर, मैं तो ओपन चैलेंज है मेरा, मैं हर रोज चैलेंज देता हूं कि 5 साल हमारी हुकूमत रही है, रिकॉर्ड सारा हुकूमत के पास है, नैब आपकी साथ खड़ी हुई है। आप कोई भी इल्ज़ाम लगा कर देख लें, इल्ज़ाम लगाएं, टीवी कैमरे रखें, नैब का चेयरमैन बैठे, उसके जो ये वज़रा मुशीर रखे हुए ये बैठे और हम पर इल्ज़ाम लगाएं, टीवी लाइव टीवी पर। आज 3.5 साल में आपको एक करने वाले मुशीर तो चले गए। अपनी हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए, मेरी बात मोहतरमा, मेरी बात सुन ले। अपनी करप्शन छुपाने के लिए आपने नैब के कानून में, ऑर्डिनेंस में ये लिख दिया कि हमारे ज़माने की करप्शन नहीं होगी, वो उस पर कोई पूछ नहीं सकता। तो आज मैं पूछूंगा ये नैब से और ये जो वजीर मुशीर रखे जाते हैं कि हुकूमत की करप्शन कहाँ गई? मुझे कोई ये बताए, इस मुल्क में चीनी 53 रुपए की बिक रही थी, आज वो कैसे 150 तक गई है? चीनी के 40% इस मुल्क के मालिकान काबीना की टेबल पर बैठे थे जब आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वहीं से सारा मामला शुरू हुआ। आप दवाइयों की करप्शन देख लें, आप LNG के अंदर देख लें, आप पावर सेक्टर में देख लें, आप बिजली के अंदर देख लें, आप किसी शोबे को आप हाथ, गंदम को देख लें, बाकी तो छोड़ें। हमारी सोना उगलती ज़मीनें हैं, गंदम की कीमत में दुगनी से ज़्यादा हो गई है। यानी कोई मुल्क का ऐसा शोबा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है। ये सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर, हमारा ओपन चैलेंज है, लगाओ ना। आप 9 साल मुशर्रफ साहब यहाँ पर एहतसाब करते रहे, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। 3.5 साल इनको हो गए, कुछ नहीं मिला। वकील जजों को खरीद कर, दबाव डालकर, उनको पर असरअंदाज होकर आपने 2 कन्विक्शंस ली हैं जो करप्शन की नहीं है, जो किसी अदालत के मैदान में खड़ी नहीं हो सकती। तो ये जरा इन चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। 3.5 सालों में शहजाद अकबर को तो कुछ नहीं मिला, फारिग किया गया उनको। अब जो नए हेड आए हैं एहतसाब के, क्या पता उन्हें कुछ मिल जाए। एक मुशीर से तो जान छूट गई आप लोगों की। जी, उनको मुबारक हो। ये मछेरे ढूंढ लें, बहुत सारे मछेरे के आप मछलियां ढूंढ रहे हैं, है कुछ नहीं। ये समुंदर में कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने पकड़ना है तो हुकूमत के करप्शन को पकड़ें, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। ये जो वजीर मुशीर होते हैं, जो नैब का चेयरमैन होता है, इसका काम अपोजिशन को पकड़ना नहीं होता। और अब आप ये देख लें कि जो नैब की रिपोर्ट पेश हुई है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, उसमें पता ये चला है कि सबसे करप्ट तरीन तो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट उनसे ज्यादा करप्ट हैं, कारोबारी लोग उनसे ज्यादा करप्ट हैं। अब बाकी तो मुल्क के शोबे नैब के उसमें आते नहीं हैं। तो आज जिन लोगों के लिए आपने नैब बनाई हुई है, पता ये चला है कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मुकदमा ही नहीं है। हमारे हुकूमत के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं नैब के, एक भी करप्शन का मुकदमा नहीं है। अच्छा, वैसे शायद खान आबादी साहब, आज हकीकत है करप्शन की। ये हुकूमत के लोग कहते हैं
कि अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि हम लोग करप्ट हैं, हमारे दौर में ज़्यादा करप्शन हो रही है, हम लोग तो इन लोगों के खिलाफ माजी में अदालतों में जाते रहे हैं। रात को दिलीप अब्बास साहिबा भी कल मेरे प्रोग्राम में यही कह रही थी। तो अगर आप लोगों के पास इनकी करप्शन के कोई सबूत है तो आप लोग इनको जाके चैलेंज क्यों नहीं करते? इनको अदालतों में लेके जाएं आप लोग। आप देखें इतने ज़्यादा करप्शन बढ़ गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल दो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। आप लोग क्यों नहीं जाते हैं इन लोगों के खिलाफ अदालतों में? मतलब अदालतें करप्शन की ट्रायल करती हैं, अदालतें तफ्तीश नहीं करती। तफ्तीश के महकमे मौजूद हैं। और मैं तो सिर्फ एक बड़ी मासूम सी मेरी गुजारिश है, ये जो आपने सारे मुशीर और ये लोग लगाए थे, इनसे सिर्फ जाते हुए इनके असासों की तफसील ले लें और आवाम को दिखा दें कि इन लोगों के असासे क्या थे जब ये आए हैं और क्या ये छोड़ कर गए हैं। क्योंकि जब कल तफ्तीश होगी तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में सबसे करप्ट तरीन लोग वो थे जो इस मुल्क में एहतसाब कर रहे थे। ये मेरी बात आप याद रखें, आपने रीप्रोग्राम करने हैं। इस मुल्क के करप्ट तरीन लोग वो हैं जो आज एहतसाब के नारे लगाते हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं। ये करप्ट तरीन लोग हैं, सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों ने बनाया है। तो शाहिद साहब, अगर कल को आप लोगों की हुकूमत आती है तो जो तरमीम इस हुकूमत ने की है, चाहे वो स्टेट बैंक तरमीमी बिल हो, नैब कवानीन को लेकर हो, क्या आप लोग इसे रिवर्स करेंगे? जी, जो कानून भी डिबेट नहीं हुआ पार्लियामान में, जिसमें अवाम के नुमाइंदों की राय शामिल नहीं है, जिसकी हकायक अवाम के सामने नहीं लाए गए, जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, जो रात के अंधेरे में पास हुआ, वो वापस होगा। ये हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा है। सही। तो इसका मतलब नैब का जो पुराना काला कानून है, जिसको आप भी काला कानून कहते हैं, ये सिस्टम उसी के तहत चलेगा? नैब को ख़त्म करने की ज़रूरत है, नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। तमाम जमातें इत्तेफाक करें, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसने आज मुल्क को तबाह कर दी है। तो इसका मतलब है कल को आप लोग हुकूमत में आते हैं, सबसे करप्ट तरीन इदारा नैब खुद है। सिरे से ख़त्म कर देंगे, ये नहीं कि इसको दुरुस्त करेंगे, तरमीम करेंगे, आप सिरे से ख़त्म कर देंगे, तरमीम नहीं करेंगे, चेंजिंग्स नहीं लेके आएंगे। जी बिल्कुल, नैब को ख़त्म करके अगर आपने करप्शन पकड़नी है, हालांकि अगर मैं सियासी बात करूं तो मैं तो चाहूंगा कि नैब रहे, क्योंकि हमने तो नैब का मुकाबला कर लिया है, हमने तो नैब का असर बर्दाश्त कर लिया है। ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वो कानून जिसने इस मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया, जिसने इस मुल्क में सियासत को तबाह कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया, हुकूमत गवर्नेंस को तबाह कर दिया, उस कानून को नहीं होना चाहिए। आपने करप्शन पकड़नी है, करप्शन पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने सियासत पर असरअंदाज होना है, आपने अपोजिशन को दबाना है, तो फिर आपको नैब चाहिए। तो आप इस इदारे को अपने ऑपोजिट लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आते ही आप लोग करेंगे कि इस इदारे को ख़त्म कर देंगे। तो फिर एहतसाब के लिए कौन सा इदारा होगा, कौन सा इदारा एहतसाब करेगा? एहतसाब के लिए टैक्स का इदारा है। आप पैसा बना सकते हैं, छुपा नहीं सकते। असासे आपके अखराजात बताते हैं कि ये आदमी करप्ट है। जिस आदमी के भी अखराजात उसकी आमदन से ज़्यादा हो, जिसकी असासे की तफसील वो ना बता सके, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये मुश्किल काम नहीं है अगर आपने वाकई करप्शन पकड़नी है। अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर आपको नैब चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब, 2013 से लेकर 2018 तक इस बात का दराक हुआ ही नहीं कि इस इदारे को ख़त्म होना चाहिए, या इस बात का आप लोगों को शायद समझ नहीं थी, या आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस इदारे को हमारे खिलाफ ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा? जी, हमें ये सस्पेक्ट नहीं करते थे कि कोई भी ऐसी हुकूमत आएगी जो इस इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल करेगी। हम 5 साल रहे हैं, वहाँ पर 2 चेयरमैन नैब रहे हैं। दोनों से पूछ लें कि कोई मीटिंग, कोई असर उन पर हुकूमत का आया है या नहीं आया। कोई मीटिंग, कोई असर नहीं हुआ। एक आज़ाद इदारा था जिसके पास कंप्लेंट्स आती थी, उनको देखता था और करता था। जो कोशिश बिल्कुल हुई, क्योंकि ये इदारा एक आमिर ने बनाया था और उसने भी बनाया था सियासतदानों को काबू करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनकी वफादारियाँ ख़रीदने के लिए। हमने इस पर काम किया। 1.5 साल एक कमेटी बैठी रही जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी और PTI भी थी,
लेकिन जब वक्त आया कानून पर एग्रीमेंट भी हो गया, जब उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको कानून को पास करने का, तो ये दोनों जमातें उस वक्त वहाँ से भाग गईं और उन्होंने कहा ठीक है जी, अब ये मामला ऐसे ही चले, ये पनामा गेट आ गया, ये डॉन लीक आ गया है, ये उसको भुगतें। अब पूरा मुल्क इस कानून को भुगत रहा है। और मैं फिर आज कहूँगा कि ये ऐसा कानून है जिसको इत्तफाक राय से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये इसको एक जमात अददी अक्सरियत भी रखती हो, वो अगर इसको ख़त्म करेगी तो कल उस पर इल्ज़ामात लगेंगे। लेकिन कम से कम हमारी जमात बड़ी क्लियर है कि ये कानून जितना, और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, जितना नुकसान नैब ने पाकिस्तान का किया है शायद ही किसी और चीज़ ने किया हो। बिल्कुल सही। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो इत्तेहादियों के जो है ना उनकी बैसाखियों पर खड़ी है। इत्तेहादी नाराज़ भी रहते हैं फिर भी हुकूमत चल रही है, महंगाई है फिर भी ये हुकूमत चल रही है, ऑपोजिशन से हुकूमत कोई ख़तरा महसूस नहीं करती है। आप लोगों का लॉन्ग मार्च हो, आप लोगों का एहतजाज हो, हुकूमत आप लोगों को इतना हल्का लेती है कि हुकूमत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा भारी है या ऑपोजिशन में कोई जान नहीं है? जी, जिस हुकूमत को अवाम की परवाह ना हो वो अवाम की राय का ज़्यादा एहतराम नहीं करती। आज आप बाज़ार में चले जाएं, आपको अवाम की राय का पता चलेगा कि इस हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं पाकिस्तान की अवाम। तो अपोजिशन जो होती है वो एक इस्लाह का रास्ता दिखाती है, वो हालात को बेहतर करने का रास्ता दिखाती है। अगर आप अपोजिशन को दुश्मनी समझना शुरू कर दें, जो आज की हकीकत है, तो फिर मुल्क नहीं चलता, जो आज की एक और हकीकत है। सही। आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आएंगे। इसका तयन या उनके डॉक्टर कर सकते हैं या वो खुद कर सकते हैं। ये मैं और आप नहीं कर सकते। और इस बात को एक खेल ना बनाया जाए, मेरी ये दरख्वास्त होगी। किसी की सेहत पर सियासत करना और शोबदाबाजी करना मुनासिब बात नहीं होती। तो फिर जब अयाज सादिक साहब जैसे लोग टीवी पर आकर ये कहें कि मैं जाऊंगा, मैं साथ लेकर आऊंगा, और फिर जब कुछ लोग ये कहें कि अब ये महीनों की नहीं, दिनों की नहीं, हफ्तों की बात रह गई है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, सर फिर तो सवाल उठेंगे कि शायद कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है या वाकई प्लान बन गया है नवाज शरीफ साहब के वापस आने का। आप लोगों की पार्टी के अपने लोग डेट्स देते हैं, महीने बताते हैं। जी, मैं जब आपके प्रोग्राम पे आया तो मैं पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। आप मुझसे सवाल करती है, मैं जवाब दे देता हूँ। जो उस वक़्त मेरे जहन में बात हो या मेरी सोच उस वक़्त हो, यही बात है। या सादिक साहब ने दूसरे अफराद ने की है, ना वो नवाज शरीफ साहब की सेहत का फ़ैसला कर सकते हैं, ना मैं आप कर सकता हूँ, ना आप कर सकती हैं। इसलिए इस बात को डॉक्टर्स तक और नवाज शरीफ साहब तक छोड़ दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। रावी अर्बन प्रोजेक्ट, जिसे पंजाब हुकूमत ने गेम चेंजर मंसूबा करार दिया था, इसे लाहौर हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत के मुताबिक मंसूबे के लिए जो अराजी है ये सन 1894 के कानून के बरक्स हासिल की गई है, जबकि आइन के तहत मंसूबे के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस भी कवायद और जवाबित पूरे करने में नाकाम रहा है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पंजाब हुकूमत से जो फंड्स लिए गए हैं वो भी वापस किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम तो रोक दिया गया है, मगर हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। सवाल ये पैदा होता है अब यहाँ पे कि पंजाब हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा, जिससे लाखों लोगों का रोज़गार और रिहाइश वाबस्ता थी, इसकी तकमील के लिए
आईनी तकाजे पूरे क्यों नहीं किए गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जल्दबाजी में हुकूमत ने इसको इनॉग्रेट भी कर दिया, इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया था। अगस्त 2020 में इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही गुज़श्ता साल सितंबर में इसका इफ्तिताह किया था। 1,02,000 एकड़ रकबे पर मुहित रावी अर्बन प्रोजेक्ट, जिस पर अब तक करोड़ों रुपए लागत आ चुकी होगी, ऐसे में इस प्रोजेक्ट का रुक जाना यकीनन हुकूमत की जो कारकर्दगी है इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए क्या तरमीमी ऑर्डिनेंस में तब्दीली करके और आइन और कानून के तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर दोबारा शुरू ये हुकूमत कर सकेगी, या फिर करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ ये मंसूबा जो है ये भी तारीख का हिस्सा बन जाएगा। मैं बात करूंगी, मुझे शराज ज़का है, ये वकील हैं, दरख्वास्त गुजार हैं जो इस मंसूबे के ख़िलाफ़ अदालत में गए, उनकी तरफ से ये इस सारे मामले को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शराज साहब आपका। शराज साहब, ऐसे कौन से कानूनी तकाजे थे, आइनी कानूनी तकाजे जो इस हुकूमत ने पूरे नहीं किए और मजबूरन लोगों को भी अदालत में जाना पड़ा? देखें, वो कानूनी तकाज़ों पर आने से पहले मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ का नारा था कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। सफाई का हाल ये है कि लाहौर दुनिया का आज आलूदा तरीन शहर है। शफाफियत का हाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 117 से 140 नंबर पर पाकिस्तान चला गया है। अब बात होती है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में बेसिकली ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी। एक प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी ही नहीं तयन की गई, एक प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ही नहीं उसके हवाले से अप्रूवल लिया गया पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हवाले से। तो लैंड किस तरह एक्वायर किया जा सकता है? फार्मर्स को, किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा था, उनको जबरदस्ती उनकी जमीनों से धकेला जा रहा था। देखिए, 1947 में जब पार्टीशन हुई तो जवाहरलाल नेहरू जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले आके लैंड रिफॉर्म्स किए। उस लैंड रिफॉर्म्स का अल्टीमेटली बेनिफिट ये हुआ कि गरीब किसान को उसको जमीन में हिस्सा मिला, जिसकी वजह से जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो किसानों में जो मोबिलाइजेशन थी वो इंडिया में बढ़ गई। और हमने आजकल हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ जो पंजाब के जो किसान थे वो उठ खड़े हुए। पाकिस्तान में मसला ये था कि रियल एसेंस में कभी कोई लैंड रिफॉर्म्स हुई नहीं, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अदालत के दरवाजे खटखटाएं। तो उन्होंने अपने, लेकिन अगर जो रुकावटें थी उनको दूर कर लिया जाता, अब तो इतना करोड़ों रुपया लग भी चुका है, आप लोग इसके खिलाफ अदालत में चले गए। जो मसाइल थे, जो रुकावटें थी, अगर बातचीत करके उनको दूर कर लिया जाता तो इस मंसूबे में तो कोई बुराई नहीं थी। देखें, मंसूबे में इन्होंने देखें मंसूबे में इस सिर्फ कानूनी सुकम नहीं थे बल्कि एक गैर आइनी मंसूबा भी है, क्योंकि 70,000 एकड़ से जायद एग्रीकल्चरल लैंड पाकिस्तान का, जो 70,000 एकड़ से जायद एग्रीकल्चरल लैंड जो था वो हाउसिंग सोसाइटीज, लैंड माफिया, लैंड डेवलपर्स के बेनिफिट के लिए कन्वर्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान इस साल नेट फूड इंपोर्टर हो गया है। पाकिस्तान नेट फूड इंपोर्टर हो गया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि किसानों से जबरदस्ती जो है हजारों एकड़ अराजी ये 1475 रुपए फी मरला में ली थी? बहुत सस्ती। बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। और लैंड एक्विजिशन एक्ट पाकिस्तान में 1894 का बना हुआ है, अंग्रेजों के दौर का। इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में 2013 में तरमीम किए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए, पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि वो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 1894 का बना हुआ है उसमें वही तरमीम करे जिस तरह इंडियन पार्लियामेंट ने की है। आप एग्रीकल्चरल लैंड को किस तरह रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है। अगर रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ जाए तो रशिया यूक्रेन दोनों वीट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो पूरी आलमी दुनिया में वीट की जो प्राइस है, गंदम की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान जो है अपना एग्रीकल्चरल लैंड को लैंड माफिया के हवाले करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या मामला किस हद तक बढ़ जाएंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। कुछ किसानों ने हामी भी भरी थी, वो हुकूमत के इस फैसले में उनके साथ थे, या उन्हें कुछ लालच देकर पुरकशिश मराद का वादे कर उनको अपने साथ में लाया गया?
नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि किसानों का इस्तेसाल किया जा रहा था, उनको ज़बरदस्ती उनके लैंड से जो है वो बाहर फेंका जा रहा था। और आप ये जान के हैरान होंगे कि लोकल गवर्नमेंट से भी कोई अप्रूवल नहीं लिया हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल किया था तो इनका काम बनता था कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कानून के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत ये लोकल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल नहीं लिया हुआ। आप हैरान होंगे जान के कि लाहौर का जो मास्टर प्लान इन्होंने अदालत में प्रोड्यूस किया उसमें रावी अर्बन प्रोजेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं था। लाहौर के मास्टर प्लान में इन्होंने रावी अर्बन प्रोजेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ था। और इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी माइन हार्ट कंपनी के जरिए से ये कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे थे। लेकिन जो एतराजात लाहौर हाई कोर्ट में उठाए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर मंसूबे को रोका गया है, अब हुकूमत ने फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर वो जो कानूनी सुकम है, जो रुकावटें हैं, उनको दूर कर देते हैं और दोबारा इजाजत मिल जाती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखें, बात यह है कि देखें, मैं बतौर वकील जो है हमारा काम यह है कि वी हैव टू प्ले विद इन द रूल्स। हमने रूल्स के अंदर रह के खेलना है। और जस्टिस शाहिद करीम साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने यही कहा है कि आप जब लैंड एक्विजिशन एक्ट में लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स करेंगे, कानूनी तरामीम करेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड को क्या आप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए के बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स करेंगे, आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाएंगे। अगर एक प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ही नहीं हुई हुई, इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी नहीं कंडक्ट हुई हुई, तो आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह आगे आप लेकर चल सकते हैं? आप पंजाब हुकूमत खुद मानी हुई है अदालत के सामने कि इस प्रोजेक्ट में लैक्यूनाज हैं, लीगल इनफॉर्मिटीज हैं, इलीगैलिटीज हैं। देखें, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जब इन्होंने अदालत में पेश किया, ये खुद मान गए कि वाकई इस प्रोजेक्ट में इलीगैलिटीज हैं। तो जज साहब ने कहा जब आप खुद मान गए हैं कि इलीगैलिटीज कमिट हुई हुई हैं, तो फिर अब आप उस ऑर्डिनेंस के जरिए से उसको लीगल कवर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए भी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस आपने जस्टिफाई करने होते हैं। तो जज साहब ने कहा कि कोई इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस इस वक्त फौरी तौर पर प्रवेल नहीं करे जिसकी वजह से आप ये ऑर्डिनेंस जारी करते। हाँ, अगर आपने ये अगर इन इलीगैलिटीज को, जो गैर कानूनी इरेगुलरिटीज हैं, उनको कवर अप देना था तो पंजाब असेंबली में कानून पेश करते। आप गवर्नर के जरिए से ऑर्डिनेंस जारी करके उस गैर कानूनी एक्टिविटीज को आप लीगल कवर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए भी वो इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करने चाहिए। आप अगर पंजाब असेंबली का सेशन जारी हो और आप उस दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर दें तो वो ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस सिर्फ एक ही सूरत में जारी किया जा सकता है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन हो, वो इमरजेंट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हो। सही। एक आखिरी सवाल, अब वहां के जो लोग हैं जो इसके खिलाफ है, उनकी क्या डिमांड्स है? जो उनसे जमीनें ली जा रही हैं वो ज्यादा दामों में उनसे ली जाए या जमीन के बदले उन्हें जमीन दी जाए? अब लोगों के मुतालिबात हैं क्या, या वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि यहाँ पर जो नया शहर बसाने का मंसूबा है हुकूमत का, इस पर काम हो? अगर उनकी जमीन ले रहे हैं उसके बदले उनको मिल रही जमीन मिल रही है या भारी दामों मिल रही है, अच्छे वो दाम वसूल हो रहे हैं, फिर क्या मसला है? देखें, यही जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा है कि आप कानून में अमेंडमेंट्स करेंगे जिस तरह के इंडिया की पार्लियामेंट ने की हुई है। इंडिया की पार्लियामेंट में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो तरामीम की गई उसमें कहा गया था कि फार्मर्स को कि अगर जमीन उनसे खरीदी जा रही है, पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जाएगी, पहले उसके बाद उनको फेयरली कंपेंसेट किया जाएगा। और इस सूरत में कंपेंसेट किया जाएगा कि अगर उनको जमीन से धकेला जा रहा है, उनकी जमीन खरीदी जा रही है, तो किसी और एरिया में जमीन दी जाएगी, उसकी भी वैल्यू वही होगी, उसकी भी नेचर वही होगी। लेकिन उनको अब जिस तरह रावी अर्बन प्रोजेक्ट कैरी किया जा रहा है, इसको जिस तरह इसमें इलीगैलिटीज कमिट की गई हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि फार्मर्स को उनके जमीन से बाहर धकेला जा रहा है, जो कि उनके राइट ऑफ डिग्निटी की खिलाफवर्जी है और उनको कहीं और जमीन दी नहीं जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शराज ज़का। हाथ नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं।
नाजरीन, अगले 2-3 माह महंगाई कम नहीं होगी, ताहम इसका हल आवाम की जो इनकम है उसको बढ़ाकर निकाला जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने यह तसल्ली दी है कि तनख्वाहदार जो तबका है ये मुतासर हो रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना तो महंगाई कम हो रही है, ना ही मईशत में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, तो फिर आखिर आवाम की जो आमदन है इसको बढ़ाया कैसे जाएगा, किस फार्मूले के तहत बढ़ाया जाएगा। और वैसे भी ना जाने क्यों ये हुकूमत जो है वो मुश्किल हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। मिनी बजट पास हो गया है, स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी असम्बली से पास हो गया है, लेकिन अगर कुछ पास नहीं हुआ तो IMF की जो $1 अरब की किस्त है ये गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में मिलने वाली किस्त की 3 तारीखें मिल चुकी हैं। और अभी भी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कह रहे हैं कि हमारे ही कहने पर IMF ने किस्त रिलीज़ करने की जो मीटिंग है ये 2 फरवरी तक बढ़ाई है। शौकत तरीन साहब का ये मानना है कि हमारे पास 1 हफ़्ता है, हम साम भी मार देंगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या कहते हैं वज़ीर ख़जाना, ये ज़रा देखिए। हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज का है ये कब नीचे आएगा, बिकॉज ये हमारे पे मुनसर नहीं है। ये दुनिया के बीच में सप्लाई डिमांड का चक्कर चल रहा है और उसकी वजह से हो सकता है कि ये सुपर साइकिल जो है अगले 2-3 महीने में नीचे ना आए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे जो हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनकी इनकम्स बढ़ाएं। एक तरफ नाज़रीन तिजारती खसारा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बहरान की वजह से भी हमारी मईशत पर दबाव है। और तीसरा फिर अपोजिशन के धरने और एहतजाज की सियासत भी आने वाले दिनों में मईशत पर मनफी असरात मुरतब करने का बायस बन सकती है। जबकि IMF के साथ 2 फरवरी की तारीख तय पाई है, अगर इस तारीख को भी कर्ज़े की जो किस्त है ये रिलीज़ नहीं होती तो फिर मईशत में बेहतरी कैसे आएगी। मैं बात करूँगी, मुझे माहिर मौशियात फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपका। फ़ारूक सलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमें हल दिया जा रहा है कि आमदन बढ़ाई जाएगी तनख्वाहदार तबके की, कैसे? महंगाई तो कम हो नहीं रही है, इनकम आप कैसे बढ़ाएंगे एक आम आदमी की? जी, पहला सवाल आपने उठाया कि हुकूमत के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि आवाम की आमदन बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ इसके साथ दूसरा सवाल ये बनता है कि हुकूमत के पास कौन सा फार्मूला है कि वो कितनी आमदन बढ़ा देगी। बिकॉज हुकूमत का जो अपना इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कहलाता है, उसने जो जनवरी की 20 तारीख को हमें आदाद शुमार दिए हैं, वो यकीन जानिए कि पढ़ने के बाद मैं बहुत ही घबरा गया, क्योंकि वो ये कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है वो, और उसमें कोई 51 ज़रूरी अशिया जो हैं उनकी कीमत हुकूमत हमें खुद से बताती है कि पिछले 1 साल में यानी कि 12 महीनों में उनमें कितना इजाफा आया है। बिजली की कीमत हुकूमत बता रही है कि 81% बढ़ गई है, खाने बनाने का तेल जो है वो 50% ऊपर है, साबुन 40%, दाल मसूर 40% और पेट्रोल 35%। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिजली की कीमत 81% बढ़ रही है तो क्या हुकूमत जो आमदन बढ़ाने का फॉर्मूला सोच रही है उसमें अवाम का मैक्सिमम कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है? हकीकत ये है कि आप अपने इर्द गिर्द अपने नहीं, आमदन कैसे बढ़ेगी? मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही है कि आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, जो प्राइवेट तबका है उस पर ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ज़ाहिर है अगर आपने आमदन बढ़ानी है तो सबकी बढ़ाएंगे ना, तो ये आमदन बढ़ेगी कैसे? खर्चे तो कम नहीं हो रहे हैं। जी, ये सवाल बिल्कुल वैलिड बनता है कि आमदन बढ़ाई कैसे जाएगी। हकीकत ये है कि पिछले 3 साल से तो आमदन मुसलसल जो है वो गिर रही है। अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेटा उठा के देखें तो वो हमें बताता है कि 2018 में पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो पीक पे पहुंच गई थी, और उसके बाद 3 साल ऐसे हैं जिस दौरानिए में आपकी और मेरी और औसतन आमदन जो है वो मुसलसल गिर रही है। तो यहाँ पे तो 2 धारी तलवार चल रही है कि बिजली 81% ऊपर है, दाल मसूर 40% ऊपर है, और आपकी और मेरी आमदन जो है वो मुसलसल गिर रही है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हुकूमत के पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे वो आमदन बढ़ा पाएगी। नज़र ये आता है बड़ा क्लियरली कि इस वक्त इशराफिया जो है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो पार्टी हो, वो आपस में एक जंग में मुलविस हैं, और इस वक्त अवाम के जो मफादात हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई का, उसके मुतल्लिक कोई सोच विचार नहीं हो रही, और जो रियासत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा है वो तिजारती खसारे का है और वो करंट अकाउंट का है। तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर मुझे लगता है
कि हुकूमत कहीं कोई सीरियसली सोच विचार नहीं कर रही। यूरिया के मामले पर जो किसानों के साथ हो रहा है और फिर किसान इन खदशात का भी इज़हार कर रहे हैं कि आइंदा जो है वो गंदम की पैदावारी जो हदफ है, जो आपका एक टारगेट है, उसको आप अचीव नहीं कर सकेंगे, तो फिर जाहिर है आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अपने किसानों को आप नुकसान देकर बाहर के किसानों को आप फ़ायदा दें और महंगे दामों आप बाहर से गंदम खरीदें। कितना इस वक्त आपको लगता है कि ये गंदम का बहरान इस आने वाले साल में शदीद हो सकता है? देखिए, हम बचपन से सुन रहे हैं, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हाँ। इस तो हमने गंदम भी इंपोर्ट की, हमने चीनी भी इंपोर्ट की, हमने कपास भी इंपोर्ट की, दालें हम पहले से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तो हम एग्रीकल्चर कंट्री, मैं समझता हूँ कि हम इस काबिल नहीं रहे कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कह सकें। दो और सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें हमें हुकूमत ने बताया और बेशुमार मरतबा बताया कि वो बूम पे जा रहे हैं। उसमें से एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर था और दूसरा हमें बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई 1000 अरब की इजाफी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब ऐसे है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाले तो खुद से अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं कि हम बैंकरप्ट होने चले हैं और हमें बचाया जाए, और साथ ही साथ पता चल रहा है कि जो हाल यूरिया की कीमत का है और जो यूरिया की सप्लाई की शॉर्टेज है हमारे किसानों के लिए, तो लगता है कि खाने पीने की चीजें शायद अगले साल भी हमें दोबारा। तो इसका मतलब गंदम की जाहिर है शॉर्टेज होगी, सप्लाई एंड डिमांड का जो जाहिर है उसी से सारी कीमतें तय होती हैं। जब गंदम कम होगी तो आपकी प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, फिर जखीरा अंदोज यहाँ कहाँ बाज आते हैं? आप दुरुस्त कह रही हैं। मुझे नजर ये आ रहा है कि सियासत के ऊपर 100% फोकस यहाँ पे है। ना तो अपोजिशन इन मामला के ऊपर बहस कर रही है या कोई मुतबादल तरीके बता रही है, और हुकूमत तो तकरीबन पूरी तरह जो है वो अपोजिशन की जंग में मसरूफ है। इसमें सीरियस इश्यूज जो हैं, जो आम आदमी के रियल इश्यूज हैं, यानी कि आम आदमी का कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि शहजाद अकबर साहब आ रहे हैं या जा रहे हैं या उनकी जगह कोई नया कौन आ रहा है। उनका तो मसला बनता है कि आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, और ये तीनों चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हैं, और साथ ही साथ डॉलर भी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो इस वक्त मईशत का हाल है, वहाँ इतना प्रेशर है, वहाँ की जो तालिबान हुकूमत है उन पर, एक आम आदमी पर, पाकिस्तान पर भी इसका दबाव आ सकता है? पाकिस्तान पर भी इसके कोई मनफी असरात आपको लगता है कि पड़ सकते हैं? जी, सियासी तौर पर जरूर मनफी असरात होंगे, लेकिन हमारी मईशत के ऊपर कोई बहुत बड़ा अफगानिस्तान का इम्पैक्ट आता हुआ मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि बॉर्डर्स ऑलमोस्ट सील्ड हैं और हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो पहले से ही कोई खास ज्यादा नहीं है। बिलियन 2 बिलियन का मामला बनता है आने जाने का, जबकि इस साल हमारी जो बायलैटरल ट्रेड दुनिया के साथ है वो मैं समझ रहा हूँ कि 100 बिलियन से कहीं तजावुज कर पाएगी। तो अफगानिस्तान का एक कुर्बानी का बकरा जरूर ढूंढ सकते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाए, लेकिन वहाँ पे एक तो आबादी जो है वो 3-4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, वो कितनी गंदम स्मगल कर लेंगे, वहाँ पे कोई इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है, वो कितनी यूरिया हमारी जो है वो स्मगल कर लेंगे। तो वो कुर्बानी का बकरा ज़रूर बनाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट मुझे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डायरेक्ट होता नजर। IMF का जो इजलास फारूक सलीम साहब 28 जनवरी को होना था, हमें $1 अरब की किस्त मिलनी है। अब वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हमारे ही कहने पर ये अब तारीख 2 फरवरी को ये इजलास बुलाया गया है। ऐसी कौन सी शराइत है जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका और हम इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये आगे बढ़ाएं और इन 10 दिनों में हमें कुछ वक्त मिल जाए कि हम उनकी शराइत पर पूरा उतर सकें? देखिए, ये सब बातें तो हम मीडिया में सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। मुझे जो असल मसला नजर आता है कि एक एतमाद का बहुत संगीन किस्म का फुकदान हो गया है हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और उसकी वजह कि लास्ट ईयर फरवरी में अगर आप देखें, जिस वक्त हमारे वजीर ख़जाना साहब डॉक्टर हफीज शेख साहब थे, उन्होंने एक मुआहदा किया था फरवरी की 17 तारीख को, और उसमें हमने वादा किया था कि पेट्रोलियम की मद में 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा। उसमें हमने वादा किया था कि 350 अरब के टैक्सेस जो हैं जिन पे एग्जेम्पशन दे रखी है वो वापस ले लिए जाएंगे। उस वादे की बुनियाद पे हमने $500 मिलियन की एक किस्त वसूल कर ली थी IMF से, और उसके बाद वो हमारे पास नए वजीर ख़जाना आ गए और उन्होंने कहा कि हम उन वादों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे।
तो अब आप जरा IMF के हवाले से सोचिए कि वो ये सोच कि हमने हुकूमत पाकिस्तान वजारत ख़जाना के साथ उनके वादे के ऊपर उनको $500 मिलियन दे दिया और उसके बाद वो वादों से फिर गए। अब वो कह रहे हैं कि जी आप पार्लियामेंट के पास जाएं और वहां से कानून साजी करवा के हमारे पास लाएं, उस वक्त तक जो है वो हम आपको $1 बिलियन की किस्त नहीं देंगे। तो एक एतमाद का एक बड़ा शदीद संगीन किस्म का फुकदान नजर आता है। सही। अच्छा, स्टेट बैंक तरमीमी बिल, ज़ाहिर अपोजिशन तो इस पर वावेला मचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर ख़जाना है वो ये कहकर तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक ने अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम ना किया तो मैं तब्दील कर दूंगा। क्या ये इख्तियार होगा? एक तरफ तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी दे रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अपोजिशन तो वावेला इस चीज़ का मचा रही है कि वो आपको तो जवाबदेह होंगे नहीं, जिनके नुमाइंदे होंगे वो उन्हीं को जवाबदेह होंगे। तो क्या ये इख्तियार होगा कि आप उसको तब्दील भी कर लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चलाएं? बिल आप पास करवा रहे हैं ऑटोनॉमी देने का, खुद मुख्तारी का, और आप कह रहे हैं कि चलाना इनको आपने अपनी मर्ज़ी से। देखिए, यहाँ मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो सियासत की बुनियाद पर तनकीद कर रही है, उनके पास कोई ठोस मुआशी बुनियाद नहीं है। यहाँ पे सवाल हमने अपने आप से ये पूछना है कि अगर स्टेट बैंक को आज़ादी खुद मुख्तारी दी जाती है कि वो शराए सूद को डिटर्मिन कर सके, तो क्या वो पाकिस्तान के मुफाद में है? क्या वो पाकिस्तान में रहने वालों के मुफाद में है? तो मैं समझता हूँ कि जिन सेक्टर्स के अंदर हम स्टेट बैंक को आज़ादी खुद मुख्तारी दे रहे हैं वो 4 हैं बेसिकली। उसमें तयन करना है इंटरेस्ट रेट का, उसमें आपने तयन करना है कि कितनी मनी सप्लाई होगी, उसमें बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये तीनों सेक्टर जो हैं, इसमें अगर स्टेट बैंक को आज़ादी और खुद मुख्तारी दी जाए तो ये पाकिस्तान में जो 22 करोड़ रहते हैं उनके भी मुफाद में है और ये पाकिस्तानी की रियासत के भी मुफाद में है कि इन सेक्टर्स में सियासी मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बिल मैं समझ रहा हूँ अपोजिशन जो है वो सियासी बुनियाद के ऊपर शोर मचा रही है, उसके पास कोई ठोस किस्म की माशी बुनियाद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।